हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की जो लेक्चर है वो मैथ का ना होकर के हिस्ट्री का लेक्चर है। और इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि आने वाले हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आज जो भी क्वेश्चन होगा उसके आसपास की जानकारी को अभी हम जो है उससे व्याख्या करके उसका एक्सप्लेनेशन दे करके उन क्वेश्चंस को और अच्छे से भी तैयार किया जा सकता है। तो अभी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये अभी जो आगामी यूपी SSSC का जो पीईटी का एग्ज़ाम है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला 28 और 29 अक्टूबर को है, तो वो उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। प्लस जो आगामी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें हिस्ट्री के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उनके ये क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे, उनका आंसर भी बताएंगे। लेकिन उसके साथ में आप लोग अभी जिन्होंने यूट्यूब चैनल नहीं मेरा सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ्स की वीडियो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जीएस के वीडियोस, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी के लिए बहुत ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑथेंटिक जानकारी देगा और सिर्फ पढ़ाई देगा। तो यहाँ हम कोशिश यही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है ज़्यादातर ऑनलाइन चैनल्स या ऑनलाइन क्लासेस में अगर 1 घंटे की वीडियो है तो उसमें जो इफ़ेक्टिव पढ़ाई है वो मात्र 20 से 25 मिनट की होती है। तो उसको इंटरटेनिंग बनाया जाता है, पढ़ाई का कंटेंट कम रहता है। तो यहाँ जो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर 20-25 मिनट का वीडियो हो तो वो पूरा का पूरा फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो। और आप अगर 20 मिनट देखें तो आप बाद में ये ना कहें कि अरे इसमें तो सिर्फ 5 मिनट की चीज़ थी, 20-25 मिनट तो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो यहाँ मेरा भी जो भी वीडियो होता है उसमें अगर आधे घंटे का है या 20-25 मिनट का है या 1 घंटे का है तो पूरी जानकारी रहेगी, उसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, ताकि आपका समय बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो आइए समय को बिना वेस्ट करते हुए, समय को उपयोग करते हुए क्वेश्चंस पर आते हैं सीधे। स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा। तो बहुत से लोग इसका उत्तर जानते भी हैं, तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आंसर दे देता हूँ। इसमें जो पहला ऑप्शन है दादा भाई नेहरू जी, तो यही जो है आंसर होगा। एक तरह से दादा भाई नेहरू जी का जो आंसर है, एक मिनट, तो अब दादा भाई नेहरू जी के बारे में शार्ट में थोड़ी और जानकारी सुन लीजिए। इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं द्वारा द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारतीय राजनीति के पितामह भी कहे जाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा रोल था, संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें इनका बड़ा योगदान रहा। और फिर 1886 में जब द्वितीय अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें ये पहली मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए और कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू सदस्य थे, अध्यक्ष थे। इसमें जो आप WC बनर्जी ऑप्शन देख रहे हो, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था। फिरोज शाह मेहता ये फाउंडर मेंबर थे कांग्रेस के, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई, तो उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। 72 सदस्य थे टोटल, उसमें से एक थे। यहाँ आपको जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, और कोई भी इस तरह से नहीं होगा कि आपको इधर उधर से चीज़ों को बता दिया जाए। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद का एक भाग है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही ब्रिटिश संसद की जो लोअर सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है। तो वहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा और फिन्सबरी सेंट्रल एक जगह थी, वहाँ से उन्होंने चुनाव जीता और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी किसी एक भारतीय के लिए, वो भी लंदन में और ब्रिटेन में जो है एक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना। और दादा भाई नेहरू जी की बहुत अचीवमेंट है, वो आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे,
एक 1886 में, फिर 1893 में, और फिर जो है 1906 में। तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे और कुछ बुक्स भी लिखी हैं, कुछ एसेज दिए हैं। और इनका जो सबसे फेमस सिद्धांत है वो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ का है, यानी कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय धन को यहाँ से निकाला और अपनी प्रगति में लगाया। तो ये सबसे पहला जो सिद्धांत था, ये धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। और इनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। इस तरह के 2-3 एसेज भी इन्होंने इम्पोर्टेंट लिखे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट पूछी जाती है, इनका एक अखबार था जिसका नाम था रास्त गोफ्तार। तो ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अखबार दादा भाई नौरोजी द्वारा निकाला जाता था, जिसको रास्त गोफ्तार के नाम से अखबार निकाला था इन्होंने। और ये एंग्लो गुजराती में था एक तरह से, और पारसी धर्म के ये थे, इसीलिए प्रथम गैर हिंदू कांग्रेस के अध्यक्ष माने जाते थे। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारियां आपको, जो एग्जाम में और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, ये सभी भारत के वायसराय रहे हैं। तो इसमें देखिए डफरिन के समय में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो डफरिन तो कांग्रेस की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं एक तरह से। और लॉर्ड कर्जन जो है ये कांग्रेस की राष्ट्रीयवादी गतिविधियों से बहुत परेशान थे, इसी कारण इन्होंने बंगाल का विभाजन की भी घोषणा की, और कांग्रेस के जो नेता थे उनसे बहुत रुष्ट रहते थे एक तरह से। तो इन्हीं का ये मत था कि कांग्रेस को जो है शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, और कांग्रेस को ये समाप्त करना चाहते थे। बाकी कांग्रेस की उत्पत्ति क्यों हुई, इसमें भी 2 थ्योरीज हैं, एक सेफ्टी वाल थ्योरी है, एक लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है। तो जो सेफ्टी वाल सिद्धांत है वो अंग्रेजों का माना जाता था, कि कुछ अंग्रेजों ने सोचा कि जिस तरह 1857 में विद्रोह हुआ उस तरह आगे फिर विद्रोह ना हो, तो भारतीय जनमानस की जो सोच है उसको जानने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो रहे तो भारतीयों का, लेकिन हमारे इशारे पर काम करता रहे, और हम वहाँ से जो भारतीयों की सोच है उसको जान सकें और उनके अंदर चल रहे विद्रोह को पहले से ही समाप्त कर सकें। तो ये एक सेफ्टी वाल थ्योरी थी कि जैसे कुकर में सेफ्टी वाल होता है और ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो सेफ्टी वाल निकल जाता है और कुकर ब्लास्ट नहीं होता है। तो कांग्रेस को इस तरह से अंग्रेज देखते थे। लेकिन भारतीयों ने भी सोचा कि चलो अच्छी चीज़ है, अगर ब्रिटिश संरक्षण में कोई संगठन हमारा बन रहा है, तो अगर कोई कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट संभाल लेगी, या जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो उसको संरक्षण देंगे, तो हमारी बात को ब्रिटिश सरकार तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और जिस तरह से लाइटनिंग कंडक्टर होता है कि बिजली तड़ित चालक जो जिसको कहते हैं, बिजली गिरती है बिल्डिंग्स पर, जो तड़ित होते हैं, तो वो उसी कंडक्टर से होते हुए अर्थ में चले जाते हैं और बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता है। तो भारतीयों ने कांग्रेस को उसी लाइटनिंग कंडक्टर की तरह शुरू में देखा। तो ये 2 थ्योरीज थी जो कांग्रेस की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन बाद में फिर जब राष्ट्रीयवादी गतिविधियां कांग्रेस की खूब बढ़ती जा रही थी, कांग्रेस को बहुत सफलता मिलती जा रही थी, तो वहाँ कर्जन को लगा कि अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना ये इसके आगे भविष्य में हो सकता हो कुछ अलग ही परिणाम निकले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में भारत में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने सिर्फ भाग लिया था, जिसका ऑप्शन है। तो प्रथम अधिवेशन 1885 में जो हुआ कांग्रेस का, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, पहले पुणे में होना था, बट प्लेग की वजह से इसको बम्बई में कराया गया, और उसमें मात्र 72 लोगों ने जो है 72 सदस्य ही हिस्सा ले पाए, जिसमें से व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जो थे, उनको अध्यक्ष चुना गया। इस कांग्रेस को बनाने में एक अंग्रेज थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिनको कहा जाता है,
उनका बड़ा हाथ था। तो वो महासचिव बने, वो अध्यक्ष नहीं बने, और उन्होंने WC बनर्जी को कांग्रेस का अध्यक्ष प्रथम चुना गया। तो ये कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड इससे क्वेश्चन था। बाकी फिर धीरे धीरे सेकंड अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन, फोर्थ अधिवेशन, शुरू के 4 अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बम्बई के बाद कलकत्ता में हुआ, फिर मद्रास में हुआ, फिर इलाहाबाद में हुआ। कलकत्ता वाले में दादा भाई नौरोजी को चुना गया, फिर मद्रास वाले में बदरुद्दीन तैयब जी चुने गए। तीसरे अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला अधिवेशन WC बनर्जी जो कि हिंदू थे, दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी थे, यानी गैर हिंदू, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी बने अध्यक्ष, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और फोर्थ अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, जहां पर जॉर्ज यूले या जॉर्ज यूल लिखा रहता है कहीं कहीं, तो वो बने और वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो कभी कभी पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले, आप जॉर्ज यूल भी पढ़ सकते हो, जॉर्ज यूले भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो वही प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। तो शुरू के 4 अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और फिर कांग्रेस की प्रसिद्धि बढ़ती गई, और 3 चरणों में कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई। प्रथम चरण, जिसको हम एक तरह से उदारवादी युग कहते हैं या आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग कहते हैं, क्योंकि इस फेज में ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो सिपाही थे एक तरह से, उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक नीतियों के जो दुष्परिणाम निकले उन पर चर्चा की कि किस तरह से भारत को गरीब बना दिया गया, भारत को लूटा गया। द्वितीय चरण गरम दल का था, एक तरह से गरमपंथी का जो है आगमन होता है, और वो थोड़ा एक तरह से ऑफेंसिव टेक्निक जो है अपनाते हैं और प्रतिक्रियावादी सोच रखते हैं, तो वो गरमपंथियों का युग था। और तीसरा चरण फिर वो गांधी जी की हिस्ट्री है पूरी, गांधीवादी युग कहते ही हैं, जब गांधी जी का साउथ अफ्रीका से वापसी होती है भारत, 20-21 साल साउथ अफ्रीका में प्रवास करने के बाद जब गांधी जी भारत आते हैं, फिर भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब से फिर आज़ादी तक का वो गांधीवादी चरण ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी देखिए, डिटेल हिस्ट्री का मैं आपको वो जो मेन लेक्चर हैं उसमें दूंगा, और उससे आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप अच्छे से और कर सकते हो। और वो लेक्चर्स में अभी आगे क्लासेस होंगी, तो जो लोग हिस्ट्री का टारगेट करते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज के लिए चाहे उनके लिए एक स्पेशल क्लासेस होंगी, और वो भविष्य में होंगी। अभी आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया है, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो में बहुत यूज़फुल जानकारियाँ आपको मिलेंगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जो लोग भी देख रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले का तो क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, ये हो गया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत सेवक समाज एक गोपाल कृष्ण गोखले का एक संगठन था, और गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, या गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और देश के सेवा के लिए ये संगठन बहुत तत्पर रहता था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी इसकी बड़ी भूमिका रहती थी, यानी देश के प्राचीन गौरव को बताने में भारत सेवक समाज का बड़ा रोल रहा है। तो इसका आंसर है 1905, और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। बाकी और भी जानकारियां हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए अभी इसका पहला जो क्वेश्चन था, क्योंकि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत के प्राचीन गौरव को भी दर्शाना चाहती थी, और भारतीयों के प्राइड को निकालना चाहती थी, इसलिए वो इस पर ज़्यादा काम करती थी, और उसने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अभी तक समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि अभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात हुई ही थी। तो यहाँ जो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले है, तो उन्होंने ही लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की। तो कर्जन का प्रशासन बहुत ही मतलब एक तरह से बेकार ही था कह सकते हैं। बंगाल का विभाजन, उसकी जो सोच थी वो बहुत बेकार थी, और बंगाल का विभाजन जिस मानसिकता से उसने किया वो सफल नहीं हुई, और उसके बाद पहला एक जन आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन,
जिसने भारत के राष्ट्रवादी सोच को या राष्ट्रवादी गतिविधियों को एक नई दिशा दी। तो वो कर्जन की ही नीतियों का परिणाम था कि भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना और जो है एक तरह से उसने और अच्छा रूप ले लिया या एक तरह से फलीभूत हुई अच्छी तरीके से। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जॉर्ज यूले, विलियम बेडरबन, एओ ह्यूम और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है एओ ह्यूम को कहा जाता है। और ये एओ ह्यूम ने जो है कई सारी एक तरह से मीटिंग्स करके, और फिर ये एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक क्लास ऑफिसर थे, और इन्हीं के मेन पॉइंट था कि कांग्रेस जैसा एक संगठन बनाया जाए भारतीयों का, और इन्होंने उसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क किया, इसीलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। तो एओ ह्यूम इसमें आंसर होगा। तो ये एओ ह्यूम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी है, एसएससी में कई बार आ चुका है, प्लस जो भी कई सारे वनडे एग्जाम है उनमें भी आया है। ए नेशन इन द मेकिंग, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका आंसर है, एसएन बनर्जी। और ये भी एक बड़े राष्ट्रवादी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इन्होंने कांग्रेस से पहले ही एक इंडियन एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाया था जो भारतीयों की बात अंग्रेजों के समक्ष रख रहा था। और फिर उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से कलकत्ता में अपना अधिवेशन किया एक तरह से। तो जब 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन चल रहा था, उस समय इनका कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन चल रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और उसके इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के शामिल नहीं हो पाए थे। और फिर जब द्वितीय अधिवेशन हुआ तब इन्होंने कलकत्ता में जब सेकंड अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो वहाँ इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो विलय कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और फिर कांग्रेस में ही शामिल हो गए। और ये आईसीएस आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इनका मेन मुख्य आंदोलन ये था कि सिविल सर्विसेज परीक्षाओं को भारत में कराया जाए, उसकी मैक्सिमम एज लिमिट को और कम बढ़ाया जाए, 21 वर्ष थी मैक्सिमम एज लिमिट। तो और भी कई सारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मूवमेंट किए, तो उन पर चर्चा बाद में होगी। तो यहाँ आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन द मेकिंग नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, सत्येंद्र नाथ टैगोर है, सुरेंद्र बनर्जी है, और इस तरह से जो है ये ऑप्शंस हैं। तो इसमें भी वही था कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी चूंकि उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी बड़ा योगदान कर रहे थे, एक तरह से आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे, तो ये खुद आईसीएस परीक्षा इन्होंने पास कर रखी थी, और इन्हें ही जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस परीक्षा से बर्खास्त किया गया। तो इसका आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ अभी देखिए, अभी मैंने चर्चा की थी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो नहीं मौजूद थे, और वही क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो यहाँ सीधे सीधे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, क्योंकि ये उस समय कलकत्ता में अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस का द्वितीय अधिवेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहले अध्यक्ष बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पर चर्चा भी मैंने करी ही है थोड़ी देर पहले, तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम है। तो एओ ह्यूम जो है वो महासचिव थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और वो अध्यक्ष नहीं बने कांग्रेस के कभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में? बहुत आसान, अभी मैंने डिस्कस किया हुआ है, बम्बई में, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और बाकी इसमें मैं बता देता हूँ, कलकत्ता में द्वितीय अधिवेशन हुआ है, और इलाहाबाद में 4th अधिवेशन हुआ था, 3rd वाला मद्रास में हुआ था। अभी मैंने डिस्कस किया था, चारों अध्यक्ष भी बताए थे, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th अधिवेशनों के। ये अधिवेशन का मतलब ये होता था कि जैसे 1st अधिवेशन में तो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो अधिवेशन का मतलब कुछ लोग इकट्ठा होकर के, और जब 1st अधिवेशन हुआ तो 72 लोग केवल थे,
और उन्होंने ये एक योजना बनाई कि किस तरह से भारतीयों की बातों को, वो बुद्धिजीवी लोग थे सभी, ज़्यादातर उसमें वकील थे, तो उन लोगों को कानून की अच्छी नॉलेज थी और ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा है कि हम इस संगठन के माध्यम से अंग्रेजों तक अपनी बात को रखेंगे। और फिर ये डिसाइड किया गया कि हर वर्ष दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में अधिवेशन होगा भिन्न भिन्न शहरों में और उसमें लोगों को और जोड़ा जाएगा। तो वो अधिवेशन एक तरह का नेक्स्ट ईयर की पूरी योजना पर काम करने के लिए अधिवेशन बुलाया जाता था और दिसंबर लास्ट में एक अध्यक्ष चुना जाता था अधिवेशन में और वो अध्यक्ष अगले साल पूरे साल कांग्रेस का अध्यक्ष रहता था और कार्य योजना बनाई जाती थी अगले साल की पूरी। जैसे 85 में अधिवेशन हुआ दिसंबर में, तो उसमें WC बनर्जी अध्यक्ष हुए। अब वो पूरे साल 86 में, पूरा 1886 में पूरे साल रहे और जो कांग्रेस ने कार्य योजना बनाई होगी उस पर पूरा कार्य करते थे। फिर 86 में जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो वहाँ कोई दूसरा अध्यक्ष चुना जाता था और इस प्रकार से धीरे धीरे हर अधिवेशन में कोई ना कोई अध्यक्ष चुना जाता था। कुछ अधिवेशन हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई, वो क्वेश्चन में अभी आगे आएंगे तो उनको हम आगे देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस पर अभी चर्चा कर चुके हैं, दादा भाई नौरोजी। बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, तो डफरिन हो जाएगा और हमने बताया भी था कि डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो इस पर भी चर्चा करने का कोई खास वो नहीं है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित हुआ? अब देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो 1904, 1905 अभी हमने चर्चा की, बंगाल विभाजन 1906 में घोषणा हुई और ये समय था लॉर्ड कर्जन का और कर्जन के समय में इस तरह की जो है घोषणा की गई। तो यहाँ आप उससे ही सीधे लगा सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन, इन्हीं का कार्यकाल था 1904 का जिसमें ये चीजें घोषित हुई। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले सिविल सर्वेंट कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है और इसको आप बहुत अच्छे से जो है बिल्कुल जो है रट लीजिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने पहली बार जो पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा निकाली थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, माइकल ह्यूम नहीं है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कई बार अभी चर्चा हुई है, कई बार इसको मैंने बताया ही है। भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और इसकी स्थापना इन्होंने कांग्रेस से पहले ही कर दी थी, इंडियन एसोसिएशन, और इसी का जो ये अधिवेशन रखते थे उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम दिया था। तो उसका द्वितीय अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में जब कांग्रेस का गठन हो रहा था, पहला अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? अब इसमें देखिए दादा भाई नौरोजी होंगे क्योंकि बाकी लोग कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं बने, गणेश अगरकर भी नहीं बने, फिरोज शाह मेहता भी नहीं बने, तो यहाँ दादा भाई नौरोजी हो जाएगा क्योंकि बाकी लोग इसमें से अध्यक्ष नहीं रहे हैं कांग्रेस के। किस वर्ष में की गई? 1885, अभी कई बार हमने चर्चा की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, कौन नरमपंथी नहीं थे? यहाँ देखिए WC बनर्जी हो गए, GK गोखले हो गए, RC दत्ता हो गए, ये लोग जो हैं पहले के हैं। बाल गंगाधर तिलक की जो सोच थी वो एक गर्मपंथी सोच थी और बाल गंगाधर तिलक ने ही पहले कहा कि अब पॉलिटिकल मेंडेकेसी से काम नहीं चलेगा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति से काम नहीं चलेगा कि हम उनसे मांगते रहें और अंग्रेज हमको कुछ ना दें, तो अब हमको थोड़ा बाइकआउट करना पड़ेगा। और बाइकआउट की अवधारणा लेकर के आए, बहिष्कार की अवधारणा लेकर के आए। तो बाल गंगाधर तिलक को ही गर्मपंथी नेता जो है पहले लाल बाल पाल, 3 नेता माने जाते हैं गर्मपंथी आंदोलन के, लाला लाजपत राय, लाल बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, और उसके साथ में अरविंद घोष भी थे जिन्होंने भवानी मंदिर नामक किताब एक लिखी और इसी बुक में उन्होंने पहली बार भारत का मानवीकरण किया और भारत को भारत माता की तरह दिखाया ताकि उससे जो युवा हैं वो कनेक्ट हो सकें। और उन्होंने बताया कि भारत माता हमारी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। भवानी मंदिर में उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक उल्लेख किया कि किस प्रकार दास्ता की जंजीरों ने हमारी माता को जकड़ रखा है। तो वहाँ से एक भारत का मानवीकरण हुआ, एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया
और उससे जो युवा थे, जो गर्मपंथी सोच के थे व्यक्ति, जो अंग्रेजों से एक प्रतिक्रियावादी सोच रखते थे, उन्होंने भारत को कनेक्ट करने में भारत से जो है उस विचारधारा से बहुत आसानी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन अभी आपने देखा, और अब आगे इस तरह के करीब 100 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है अगले 30 क्वेश्चन में कराऊंगा, 50 क्वेश्चन, और फिर उसके अगली क्लास में। तो इस तरह से हम 2-3 क्लास में पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 100 क्वेश्चन लगभग कर लेंगे। और ये 100 क्वेश्चन आप कर लोगे तो चाहे अभी आगामी पेट का पेपर हो, चाहे आरओ का जो पेपर होने वाला है जनवरी फरवरी में, भी डेट नहीं आई है, समीक्षा अधिकारी अभी फॉर्म भरा जा रहा है, तो उन सब में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चनों से। और साथ में हिस्ट्री की जानकारी तो आपको मिलेगी ही, मॉडर्न इंडिया की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।